नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। वो शो जिसमें हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें, ढेर सारे सवालों के जवाब, ढेर सारे इंसाइट्स, और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ होते हैं हर हफ्ते हमारे प्रॉपर्टी गुरु। और आज वो स्थान ग्रहण कर रहे हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब देश में मॉनसून का आगाज हो चुका है, एक बड़े हिस्से में मॉनसून सक्रिय है और ऐसे में रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है जैसे ही देश में बरसात या पानी गिरने का मौसम शुरू होता है। बहरहाल कैसा है इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार का हाल? विपिन जी, मॉनसून लगता है साउथ इंडिया को पीछे छोड़ के नॉर्थ की तरफ चला गया जल्दी। जी। तो नॉर्थ की जो रियल एस्टेट मार्केट है, इनफैक्ट काफी रिपोर्ट्स भी आई पिछले कुछ दिनों में कि गुड़गांव नोएडा में किस तेजी से प्राइसेस बढ़े। तो प्राइसेस तो काफी रेजिडेंशियल साइड में काफी तेज रहे हैं। कमर्शियल में बिकॉज थोड़ा बहुत ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण कमर्शियल में थोड़ा स्लो डाउन है। और बट फिर भी इंडिया चाइना प्लस वन थीम पे प्ले कर रहा है। तो पॉजिटिविटी अराउंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया काफी ज्यादा है। तो ओके। अगर इन्वेस्टमेंट होगी, लोगों का वेलफेयर वेल्थ बढ़ेगी, तो रियल एस्टेट की डिमांड रहेगी। तो ये हम अगले 8 10 20 साल का ट्रेंड देख रहे हैं कि इंडिया के लिए एक बड़ी कंट्री रहेगी जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है और इकोनॉमी पे सब पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है। अभी यूएस इंडिया के बीच में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज देयर एंड काफी सारे एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं। तो मैक्रो लेवल पे पॉजिटिविटी है और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट रियल एस्टेट पे है। जी। ड्यूरिंग मॉनसून हम ये जरूर देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रूवल्स या प्रोजेक्ट लॉन्चेस कम होंगे, लेकिन बहुत ही टाइट सिचुएशन रह रही है इन्वेंट्री को लेके, जो केवल मेरे हिसाब से मुंबई या कुछ हद तक पुणे में काफी अच्छा है। पर अगर आप बाकी बड़े शहरों में जाएंगे तो इन्वेंट्री सिचुएशन उतनी कंड्यूसिव नहीं है। तो उसके कारण क्या, प्राइस जो अवेलेबल है या तो बहुत चॉइस के अपार्टमेंट अवेलेबल, फ्रेश की बात करो, और रीसेल में भी फिर रीसेलर को एक अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, तो ट्रांजेक्शन्स उसमें टाइम लग सकता है। तो आने वाले 2 3 महीने अगर लॉन्चेस स्लो रहे तो फिर से करंट इन्वेस्ट, प्राइजेस पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। राइट। बिल्कुल हम तो देख ही रहे हैं, मतलब डे टू डे चेंजेस भी देख रहे हैं कई जी। जगहों। चलिए ठीक है, नजर रहेगी कैसा करता है रियल एस्टेट मार्केट, क्योंकि मॉनसून का मौसम होता है, थोड़ी एक्टिविटी स्लो पड़ती है खरीदारों की तरफ से भी, डेवलपर की तरफ से भी। लेकिन जो इन्वेंट्री का हाल अभी बता रहे हैं यहाँ पर, और साथ में ये भी कि लॉन्चेस ही हैं नए लॉन्चेस, क्योंकि वैसे इन्वेंट्री एग्जॉस्टेड है, फिर सेकंड सेल्स हैं। कुल मिला के इंटरेस्टिंग बाजार इस समय भी बना हुआ है। लेट्स सी कि किस तरफ। और हाँ, फिर नजर रहती है आरबीआई पर भी कि वो इंटरेस्ट रेट के साथ आगे किस तरीके से बढ़ते हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा, उस पर नजर रहेगी। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं रोहित वर्मा, साहब पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? थैंक यू विपिन सर। सर मेरा क्वेश्चन बहुत ही जनरल सा एक क्वेश्चन है, जनरल बायर हूँ मैं। जी। मुझे एक 60 to 65 के बजट में 2 BHK, आई वाज लुकिंग फॉर 2 BHK। सेंट्रल पुणे से ज़्यादा दूर की लोकेशन मुझे नहीं चाहिए। ओके। और मैं हम आपके पास इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ ऑप्शन की कमी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो इस बजट में मुझे मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा अगर मैं अगले 1 2 साल में पोजेशन के लिए देखूं तो? नहीं, बढ़िया है। देखिए, कई बार ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो फिर वो कन्फ्यूजन होना लाजमी होता है। आप सेंट्रल पुणे से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं। 60 65 लाख के बजट में आपको चाहिए एक डिसेंट सा 2 BHK, और आप इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हैं, तो अच्छे ऑप्शन देने की आपको ज़रूर कोशिश होगी। आशीष जी, इनके लिए इनके बजट में क्या बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं पुणे में? जो इनका, विपिन जी, जो इनका रिक्वायरमेंट है डिस्टेंस और बजट के हिसाब से, तो 2 3 लोकेशन जो हमें समझ आती हैं जहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक है धानोरी लोकेशन। ओके, ये इन्होंने येरवड़ा और कल्याणी नगर, जहाँ पे बहुत ज्यादा आईटी पार्क्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, उधर से ये 30 मिनट की ही दूरी पे होगा। वो लोकेशन है जो एयरपोर्ट के भी करीब भी पड़ती है, पर उस तक लोग वहां पे एक्चुअली पुणे का एक रिंग रोड प्लान है जो उस पर इतना मूवमेंट हुआ नहीं है। जब वो आएगा तो ये लोकेशन एकदम रिंग रोड पे आ जाती है। ओके। दूसरी लोकेशन आती है वाघोली, जो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से काफी अच्छा है।
और वो खराड़ी की कैचमेंट में पड़ता है। मतलब डिस्टेंस वाइज टाइम कम्यूट का जो टाइम है वो 30 से 40 मिनट का ही वागोली में होगा। और तीसरी आती है तो वागोली हो गया ईस्ट पुणे, ओके। और जो तीसरी लोकेशन आती है वो है साउथ पुणे की तरफ, जहाँ पे लोकेशन उंदरी, हांडेवाड़ी, ये कुछ लोकेशन, फुरसुंगी, ओके, ये कुछ लोकेशंस हैं जो उतना ही टाइम, मतलब 30 40 50 मिनट मैक्सिमम में ये कम्यूट कर सकते हैं। और पूना के अंदर कम्यूट करना कोई बहुत आसान नहीं रहा है, रोड्स उतनी वाइड है नहीं और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो टाइम लग जाता है। बट पुणे मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है, तो होपफुली ये 2 3 लोकेशंस हैं जिसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ये फ्यूचर पोटेंशियल हर लोकेशन का है, इसके ऊपर ये और कर सकते हैं कि इन जनरल कोई कहीं पे रिहाइश कर रहा होता है काफी टाइम से, तो उस एरिया के साथ बन जाता है। तो अगर इनका किसी एरिया के साथ एफिनिटी है तो ये उस एरिया की तरफ ज्यादा बेंड कर सकते हैं। अदरवाइज तीनों ही लोकेशन में इनको ऑप्शंस मिल जाने चाहिए, और कुछ अच्छे डेवलपर्स इन सब मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं। राइट, तो रोहित साहब, ये 3 लोकेशंस हैं। इन तीनों ही लोकेशंस में अगर आप कुछ एक बार देखें, समझें, कुछ जीरो इन कर लें, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देख लें, तो फिर आप दोबारा हमसे ज़रूर संपर्क करें। और आपके बजट में इन तीनों ही लोकेशंस में, और जैसा कह रहे हैं आशीष जी, कोई अगर प्रेफर्ड लोकेशन है जो आपने सोच रखी है पहले से मन में, तो उसमें भी जा सकते हैं। बजट वाइज आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक नज़र डालें, फिर से हमारे पास लौट कर आएँ तो हम कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपकी और मदद करना चाहेंगे। तो चलिए, ये सलाह हो गई रोहित जी के लिए। बगले कॉलर है हमारे साथ मोहन व्यास साहब बेंगलुरु से। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा आज आपका? हेलो सर, सो मैंने एक प्रॉपर्टी ली है नॉर्थ बैंगलोर में, प्रेस्टीज फिन्सबरी पार्क, 3 BHK, 1233 स्क्वायर फीट। ओके। मेरे 3 सवाल हैं। पहला ये कि इसको मैं कब तक होल्ड करके रख सकता हूँ। दूसरा ये कि कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें कितनी है और कितना रेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, पहले तो आपको देखिए बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, पोजीशन आपको मिल गया है। अब आप इस पर आए हैं कि कितने दिनों तक होल्ड करना है, कैसे रेंटल्स मिलेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ये सब हम आशीष जी से पूछेंगे। तो प्रेस्टीज का फिन्सबरी पार्क बेंगलुरु में 74 लाख रुपए में इनको ये सब कुछ मिला है। 3 BHK है, 1233 स्क्वायर फीट का। अच्छा, अभी शायद पोजीशन मिला नहीं है, मिलने जा रहा है, लेकिन अब उससे पहले उत्सुकता है कि क्या करा जाए, कब तक होल्ड किया जाए, कैसे रिटर्न मिलेंगे, कैपिटल अप्रिसिएशन, और मीनवाइल क्या यहाँ पर किराए के प्रोस्पेक्ट हैं? विपिन जी, जो फिन्सबरी पार्क प्रोजेक्ट है, पहली बात तो प्रेस्टीज ग्रुप से आता है जो देश के लीडिंग डेवलपर्स में आता है, तो डिलीवरी ऑन ट्रैक है। ये प्रोजेक्ट एयरपोर्ट के साथ अटैच्ड SEZ में पड़ता है, तो यहाँ पे काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को लैंड्स अलॉटेड हैं, पर एक्टिविटी उतनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। हाउएवर, अगर आप बेंगलोर के एयरपोर्ट का रीसेंट अपडेट्स ट्रैक करेंगे तो वहाँ पे टर्मिनल 2 आने के बाद बहुत फोकस है कि उस एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, कार्गो और बहुत तरह तरह की बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए उसके अराउंड। तो ऑलरेडी शेल का काफी बड़ा फैसिलिटी इसी एरिया में, ये जो प्रोजेक्ट है प्रेस्टीज फिन्सबरी, इसके पास में ऑपरेट करता है। और प्लान्स हैं कि वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेटस का क्रिकेट ग्राउंड ऑपरेट हो, और काफी सारे और इंफ्रा डेवलपमेंट्स करे जाएंगे। और एयरपोर्ट से ये हार्डली 10 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो लोकेशन फ्यूचरिस्टिक है। कनेक्टिविटी ऑलरेडी, जो रोड इसको कनेक्ट करती है उसे ऑल्टरनेट एयरपोर्ट रोड ही बोला जाता है। तो हमारा ये मानना है कि ऑल्टरनेट एयरपोर्ट रोड भी एक समय पे प्राइमरी एयरपोर्ट रोड हो जाएगी, मे बी कुछ सालों के अंदर। तो जब ऐसा होगा तो शहर से लेके इस प्रोजेक्ट तक और एयरपोर्ट तक एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि सारा का सारा डेवलपमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर हाईवे पे नहीं हो सकता जो आज की डेट में प्राइमरी एयरपोर्ट रोड है। तो उस लिहाज से और इसकी कैचमेंट, वो एक मेन फैक्टर हो गया। और इसके कैचमेंट में जैसे जैसे और मल्टीनेशनल्स या और ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करना शुरू करेंगी तो इसके रेंटल और रीपरचेज की डिमांड बढ़ेगी। बट वो कुछ, ये सब होने में कुछ टाइम लगेगा। और जो यूनिट इन्होंने लिया हुआ है 3 बेडरूम, वो तो अवेलेबल भी नहीं है प्रोजेक्ट में। मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट अब सोल्ड आउट है, या मे बी उसमें कुछ 2 BHK यूनिट्स ही बचे होंगे। तो उस लिहाज से अगर जिस चीज की शॉर्टेज होती है उसको कोई खरीदना चाहता है, तो ऑलरेडी इनको अच्छा कुछ दाम इस समय मिल रहा होगा।
काफी मेगा प्रोजेक्ट है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ अपार्टमेंट है, तो ऐसे सब चीजों को अप्रिशिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर वो जैसे जैसे बैंगलोर की, इंडिया की ग्रोथ होगी उसके साथ ये अलाइंड 7-8% की अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर। राइट, और रेंटल पे कुछ आपका सुझाव, क्या एक्सपेक्टेशन? इमीडिएटली तो विपिन जी मेरे ख्याल से रेंटल उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अपार्टमेंट एकदम से अवेलेबल हो जाएंगे, बट 1-2 साल के अंदर रेंटल्स इंप्रूव होने चाहिए। और ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, वहां पे ब्रिगेड का भी प्रोजेक्ट है, गोदरेज का भी प्रोजेक्ट है, जो इसी कैचमेंट में मेरे ख्याल सप्लाई से ठीक ठाक है। हाँ, अगर हम सबको सम कर लें तो मे बी 10-12 हजार अपार्टमेंट यहाँ पे रेडी हो जाएंगे कुछ 1-2 साल के पीरियड के अंदर। राइट, तो मोहन जी आपका जो इन्वेस्टमेंट है काफी फ्यूचरिस्टिक है, बहुत डिटेल में यहाँ पे आशीष जी ने बताया उस इलाके के बारे में, और जहां तक तुरंत अगर आप चाहते हैं कोई कैपिटल अप्रिसिएशन तो 7 से 8% का एक एनुअल CAGR वाला रिटर्न उसको भी मिलेगा। लेकिन जैसा कि सप्लाई काफी ज्यादा है उसमें ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप अभी से कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रेंटल्स की उम्मीद कर रहे हैं, जब बहुत शानदार रेंटल यील्ड हो, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि आसपास और प्रोजेक्ट हैं, इलाका डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर आप 1-2 साल का समय इसको देते हैं तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है, ले लिया है, बहुत बधाइयां आपको, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी कंपनी है, अच्छे घर आपको मिले हैं, लेकिन अब थोड़ा उसको वक्त दीजिए ग्रो करने के लिए। मीनवाइल वो इलाका भी डेवलप होगा और उसी हिसाब से आपको रेंटल हुए या फिर आपकी कैपिटल रिटर्न जो है, रिटर्न आपके कैपिटल पे वो वहां पर बनता हुआ नजर आएगा। तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन थोड़ा धीरज धरिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद कुछ और दिलचस्प सवाल और जवाब जारी रहेगा। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु, हमारे साथ आशीष जी बने हुए हैं और हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, इनफैक्ट आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम अगले सवाल की तरफ भी बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं अरुण पांडे साहब, नई दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। पांडे जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, क्या पूछना चाहेंगे आज? जी नमस्कार। नमस्ते, बताइए। एक्चुअली मैंने थाने वेस्ट में दोस्ती वेस्ट काउंटी में 1 BHK लिया है, 392 का स्क्वायर फीट का एरिया है। ये मेरे को टोटल ऑल इंक्लूडिंग 60 लाख का पड़ा है। ओके, अभी मुझे पूछना है कि ये कैसा है, मतलब रहने के हिसाब से, अगर या तो आपने ले लिया सर, पहले पूछते तो ज्यादा अच्छा होता। जी जी सर, मैंने कहा आपने ऑलरेडी खरीद लिया है तो अब तो चॉइसेस लिमिटेड हो जाती हैं, अब तो हम बता सकते हैं कैसा है और आपको मानना पड़ेगा। मैंने कहा पहले पूछा होता तो थोड़ा आपके पास एक ऑप्शन खुला होता। जी जी बिल्कुल सही। ये दोस्ती वेस्ट काउंटी, ये बालकुम एरिया है। जी जी समझ गया मैं, ठीक है। तो अब आप एक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। पहले तो बहुत बधाइयां आपको कि आपने ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और एक रियल एस्टेट में अपना कदम आगे बढ़ाया। 2027 इसकी पोजीशन डेट है, राइट? जी जी, लेकिन बिल्डर ने बोला है 2025 में देंगे। लेकिन एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो जैसे मैंने जो डिसीजन है वो सही है कि मतलब कि हाँ ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो बहुत बधाइयां, अब देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे निवेशक हमें लेने के बाद भी कॉल करते हैं। तो आशीष जी कैसा है इनका ये फैसला? आप कह रहे हैं कि वैसे पोजीशन ऑन पेपर 2027 का है, लेकिन 25 तक मिल जाएगा। बालकोम का ये इलाका, दोस्ती का ये प्रोजेक्ट, जस्ट जनरल इनको जानकारी चाहिए कि क्या इनका निवेश सही है। विपिन जी, मुंबई हम सबको पता है कि मुंबई के प्राइसेस एक अलग ऑर्बिट में चलते हैं, और मुंबई में जो अफोर्ड नहीं कर सकता प्रॉपर मुंबई में, और मुंबई एक्सपेंसिव ही होता चला गया है, तो वो थाने की तरफ आते हैं जिनका सेंट्रल लाइन से कनेक्शन होता है। तो थाने एक बहुत ही अच्छी सबर्ब की जगह खुद ही एक बहुत बड़ी सिटी, मेगा सिटी बनती जा रही है। एंड काफी सारा इंफ्रा डेवलपमेंट थाने मुंबई में हो रहा है, इनके आपस में इनके लिंक्स बढ़ाने के लिए, नवी मुंबई से इनकी आपस में इनके टाइम ड्यूरेशन, ट्रैवल ड्यूरेशन का जो है वो कम करने का काम चल रहा है। तो थाने लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि वहाँ का सोशल नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स, रिटेल, सब कुछ मुंबई के मुकाबले का ही है, आ जाता है। तो मुंबई मेगापोलिस में जो 1 करोड़ के बजट में चलते हैं वो फिर थाने की तरफ आते हैं और थाने में वो चॉइसेस देखते हैं। अभी जो मेन रोड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो शायद पर स्क्वायर फीट कारपेट में 18-20 हजार रुपए होंगी, और जो इनका कारपेट पे आ रहा है वो कुछ 15 हजार के आसपास आ रहा है। तो जो उस तरह के क्लाइंटेल है उसको इस तरह के प्रोजेक्ट अपील करेंगे जो मेन रोड से पीछे होके हैं। और ये मैं डायरेक्ट कनेक्टिविटी ये भिवंडी और कल्याण की तरफ चला जाता है बालकुम से भी। ऑब्वियसली
एज ऑफ टुडे वो प्रेफर्ड एरिया नहीं, बट जिसकी अफोर्डेबिलिटी ही वहां तक रिस्ट्रिक्ट करती है, तो उसके लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत सूट करते हैं। और ये काफी लार्ज स्केल में प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ये अकेले नहीं है, मतलब बहुत लोग दोस्ती ग्रुप के साथ इस प्रोजेक्ट में आए हैं, और दोस्ती ग्रुप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मुंबई थाने में कर रहा है इस समय, और काफी सारी डिलीवरी भी इनकी हो रखी है। तो उस हिसाब से इन्होंने डेवलपर अच्छा चूज किया है। डिलीवरी टाइमलाइन देखिए, रेरा सर्टिफिकेट के हिसाब से ही बेटर रहता है उसको देखना। बाकी तो कंस्ट्रक्शन ऑन साइट कैसे प्रोग्रेस कर रही है, कुछ भी बीच में अगर इशू आ जाए तो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, और उसको अलाउड है 2027 तक प्रोजेक्ट डिलीवरी का। बट प्रोजेक्ट एडवांस स्टेजेस पे ही है। होपफुली इनको जो पोजीशन है वो टाइम अप्रूव टाइम से पहले मिल जाएगा। चलिए जी, तो पांडे साहब बढ़िया है आपका डिसीजन। एक अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छी जगह, आगे चलते हुए इलाका भी बेहतर है तो अच्छी डेवलपमेंट होती हुई नजर आएगी, वहां पर आपको अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल सकता है। कुल मिला के आपका डिसीजन अच्छा है, जिसे आशीष जी भी अप्रूव कर रहे हैं। और होपफुली आपको भले ही 2027 तक का डेडलाइन है, अगर 2025 में डिलीवरी मिल जाती है तो बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप कुछ ईमेल्स हैं जिन्हें हम लेना चाहेंगे। संजय कपूर साहब ने हमें ईमेल लिखा है गुरुग्राम से। प्रोजेक्ट है उनका रहेजा वान्या, लोकेशन सेक्टर 99, और साइज उनका है 3 BHK कुछ 1700 स्क्वायर फीट का, और 75 लाख रुपए में ये उनके लिए उन्हें पड़ा है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उनका कहना है कि 61 लाख रुपए दे चुके हैं। बिल्डर 80% लगभग पैसा ले चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट पर काम जो है वो बंद हो गया। अब यही है कि रियल एस्टेट में इस तरह की जो खबरें होती हैं वो थोड़ी अफसोसजनक होती है, लेकिन इनसे निकलने के क्या रास्ते हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते ही रहते हैं। तो रहेजा डेवलपर के साथ कुछ दिक्कतें तो चल ही रही थी आशीष जी। यहाँ पर तो ये प्रोजेक्ट का फंस जाना या काम रुक जाना बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब इन्होंने कब बुक किया, किस हिसाब से किया, अगर फोन लाइन पर होते तो ज़्यादा जानकारी मिलती, लेकिन क्या उपाय हो सकता है इनके लिए? विपिन जी, ये प्रोजेक्ट हम इस प्रोग्राम पे भी कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रोजेक्ट में दिक्कत है तो सबसे पहले तो रेरा बॉडी पे अपील करना चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल बायर को अलाउड है कि वो रेरा बॉडी पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। दूसरा है, अगर वो किसी लिटिगेशन के पार्ट नहीं है तो हमारा सजेशन तो हमेशा यही रहता है कि हमारे देश का जस्टिस सिस्टम इस तरह से काम करता है कि अगर कोई जस्टिस सीख कर रहा है तो आपको उसके साथ भागीदार बनना पड़ेगा। और जब आप भागीदार बनते हैं, आपके साथ हंड्रेड्स ऑफ और लोग होंगे जो सेम लिटिगेशन को परस्यू कर रहे हैं। तो उस लिटिगेशन के हिसाब से जो भी फिर रेजोल्यूशन टाइम लगेगा। हम ऑलमोस्ट बहुत लोग इन सब चीजों से निकल रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आपको उनके साथ जुड़े रहना पड़ेगा। उसमें लॉयर्स की जो बीच बीच में एडवाइस आएगी उसके हिसाब से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। और काफी सारे लिटिगेशंस इस समय कोर्ट्स में हैं, और शायद मतलब जो उम्मीद करी जा रही है दिल्ली NCR में कि कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन हर जगह पे निकलेगा। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे प्रोजेक्ट टेक ओवर हुए हैं, या प्रोजेक्ट्स में थोड़ी एक्स्ट्रा फंडिंग करके बायर्स ने एक थर्ड पार्टी एजेंसी उसको कंस्ट्रक्ट कर रही है और उसको डिलीवर कर रही है। और कई और एग्जांपल्स पैन इंडिया लेवल पे हैं, इंक्लूडिंग गुड़गांव में, जहाँ पे हमने देखा है कि डेवलपर बीच में बहुत स्लो हो गया था, लेकिन वो रिटर्न किया अच्छी इंटेंशंस के साथ और उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। तो ऐसे में अगर ऐसा पॉजिटिविटी होता है तो आपको अप्रिशिएटेड प्राइस ही मिलेगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे की कैचमेंट में ये प्रोजेक्ट है, और द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत तेजी से प्राइस राइज हुआ है उस लोकेशन में। पर एज ऑफ नाउ अगर आपको कुछ एक्टिविटी नहीं दिख रही है, बिल्डर से कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपको कोर्ट्स को अप्रोच करना चाहिए, और किसी ना किसी ग्रुप के साथ जुड़ के ही अप्रोच करना है। कि अकेले आदमी के लिए एपिटाइट और पेशेंस होना, बहुत अंडरस्टैंडिंग होना ही बहुत बड़ी बात है, मतलब इन सब चीजों। तो संजय साहब, अनफॉर्चुनेटली ये है कि इस तरह के भी प्रोजेक्ट हैं देश में। एक कह सकते हैं कि देश का रियल एस्टेट सेक्टर जो है ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है, और एक लंबा ट्रांजिशन है जहां पर पोस्ट रेरा ईरा में हम बैठे हुए हैं।
बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो अटक रहे हैं। कई जगह अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन कुल मिला के एंड रिजल्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट अटक जाता है और नुकसान आप जैसे घर खरीदारों का होता है। सरकार ने कई तरह के फंड्स और स्कीम्स भी चला रखे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे चलते हैं। और जो आशीष जी ने कहा है कि एक है कि इंडिविजुअल रेरा कंप्लेंट हो, कोर्ट का रास्ता लें, क्लास एक्शन सूट अभी इसमें पॉसिबल शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ आप लोग सब मिलकर एक अपील दायर कर सकते हैं, साथ में जा सकते हैं। डेवलपर पर वो दबाव पड़ता है और कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आता है। हम मानते हैं कि पूरी प्रक्रिया पेनफुल होती है क्योंकि आपकी हार्ड एंड मनी लगी है, लेकिन अभी कोई और रास्ता इसके अलावा सीधे सीधे होता भी नहीं है। इतना ज़रूर उम्मीद है कि धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन उस परिवर्तन को पूरी तरह आने में समय लगेगा। और उस बीच ये जो इस तरह की खबरें रहती हैं वाकई दुखद होती है। तो हम उम्मीद यही करेंगे, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ, जो एक दो उपाय हैं उन पे ही आगे बढ़िए, क्योंकि और तुरंत कोई रेजोल्यूशन नहीं है। एंड होपफुली जल्दी शायद आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले, क्योंकि ऐसा और भी जगह हमने होते हुए देखा है। चलिए इसी उम्मीद के साथ आशीष जी हम आपका भी शुक्रिया कहेंगे, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, एक रीसेंट इंसाइट दिया हमें रियल एस्टेट मार्केट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में पधारे। और इसी के साथ दर्शकों का भी शुक्रिया, आप हमेशा हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत खुशी होती है जब आप अपने सवाल, अपने मेल्स, अपने क्वेश्चंस हमें भेजते हैं। पूरी शिद्दत के साथ ये भी रहता है कि हम उन्हें जवाब दें, उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। तो pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल हमें भेजते रहिए फ़ोन नंबर के साथ, ताकि हम उन्हें अपने एक्सपर्ट तक पहुंचाएं और बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएँ। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।